नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से संबंधित कुछ नए दिशा निर्देशों को जारी किया है और इसके पीछे उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि ये दिशा निर्देश पीएसएल की व्यवस्था को, जो हमारे देश में कुछ विशेष क्षेत्रों में एक निश्चित ऋण का भुगतान करने की बात करते हैं, उस व्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शी बनाएगा, ज़्यादा जवाबदेह बनाएगा और ज़्यादा प्रभावी बनाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि ये क्या होता है, इसके अलावा इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ हम नए दिशा निर्देशों के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या बातें कही गई है, क्या-क्या परिवर्तन पहले की तुलना में किए गए हैं और ये परिवर्तन किस तरीके से हमारे देश में एक पारदर्शी पीएसएल व्यवस्था को बनाएगी। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले कि हम नए दिशा निर्देशों के माध्यम से होने वाले परिवर्तन को समझें, हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। इसको आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देश में जो भी बैंक हैं, वो ऋण देने का काम करते हैं। अब बैंक जो टोटल ऋण देते हैं, उसका एक निश्चित भाग ऐसे क्षेत्रों को देना होता है, जो क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो हम हमें अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम प्राथमिकता जब देके ऋण प्रदान करते हैं, तो हम इसी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। दरअसल पीएसएल में आपको 8 क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जिसको प्राथमिकता दी जाती है जब भी ऋण प्रदान किया जाता है। कुल ऋण का एक निश्चित भाग इन 8 क्षेत्रों में दिया जाता है और ऐसा आरबीआई के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, न केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए, बल्कि जो हमारे देश में लघु वित्त बैंक हैं, उनके लिए भी। हालाँकि इसकी मात्रा अलग-अलग है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको आसान भाषा में ये समझाया कि हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी देकर ऋण प्रदान करना ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है और इसमें टोटल 8 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जब आप इसके क्षेत्रों को देखेंगे, तो उसमें कमज़ोर वर्ग भी आएँगे। तो पीएसएल हमारे सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा करता है, हमारे समाज में जो असमानता है, उस असमानता की खाई को पाटने का भी काम करता है। साथ ही साथ ऋण प्रदान करने के माध्यम से बैंकिंग जो नीति है, उसका भी विस्तार करता है। तो बैंकिंग नीति और सामाजिक उद्देश्य, इन दोनों का संयोजन हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देखने को मिलता है। अब इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लाने के पीछे के कई उद्देश्य थे। सबसे पहले तो हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। दूसरा था कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाना, क्योंकि हमारे देश के जो कमजोर वर्ग हैं, वो ऋण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे और इनको अंत में ऋण नहीं मिल पाता था। तो कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण यानी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना इस पीएसएल का उद्देश्य है। अक्सर क्या होता है, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको जब ऋण बैंकों से नहीं मिल पाता था, संस्थागत तरीके से उनको ऋण नहीं मिल पाता था, तो वो फिर महाजनों के पास चले जाते थे और महाजनों से वो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर ऋण ले लेते थे। अब इसका नुकसान ये होता था कि ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती थी कि ये इस ब्याज दर को चुकाते-चुकाते अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे और आखिर में ये जो इनका मूलधन था, वो भी इनसे इनके हाथ से चला जाता था, मूलधन भी वो नहीं चुका पाते थे और पूरी ज़िंदगी ब्याज चुकाने में ही रह जाते थे। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो ये कमज़ोर वर्ग से आते थे, तो वो हमेशा कमज़ोर ही रह जाते थे। तो कमज़ोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करवा के हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इस पीएसएल का उद्देश्य है। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था के कई सारे ऐसे क्षेत्रक हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के कई ऐसे भाग हैं जिनको मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे कृषि हो गया। कृषि में आप देखेंगे, जो ऋण है, वो ऋण मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो किसान हैं, उनसे कई सारे दस्तावेज़ों की माँग की जाती है और किसान जब इन दस्तावेज़ों को ढंग से उपलब्ध नहीं करवाता, तो फिर उनको ऋण नहीं मिल पाता और इससे कृषि का विस्तार नहीं हो पाता, है ना? तो कृषि में साथ ही साथ जो एमएसएमईज़ हैं, जो कि हमारे देश में वर्तमान में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। तो इन एमएसएमईज़ में और हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई सारी कमियाँ थी। इन सारे आप देखेंगे क्षेत्रों में जो ऋण मिलना था, वो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इन सारे क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए पीएसएल को लाया गया, ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, एमएसएमईज़ के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा हमारे देश में जो अनौपचारिक ऋण है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हमारे देश के किसान, हमारे देश में जो समाज है, उस समाज के कमज़ोर वर्ग, ये बहुत ही ज़्यादा अनौपचारिक ऋण पे निर्भर थे और इसकी वजह से ये ऋण जाल में फँसते चले जाते थे और इस ऋण जाल का जो खामियाज़ा है, ना केवल किसान को, बल्कि किसान की अगली आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता था। तो इस अनौपचारिक ऋण पर, यानी जो साहूकार और महाजन से ऋण लिए जाते हैं, उन पर हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के कमज़ोर वर्गों की निर्भरता कम हो, इसके लिए भी पीएसएल को लाया गया, क्योंकि पीएसएल के जब आप क्षेत्रों की बात करेंगे, तो उसमें कमज़ोर वर्गों को भी शामिल किया गया है। उसमें
किसानों को भी शामिल किया गया, उसमें कृषि को भी शामिल किया गया है ना? अब इन चारों कदमों के माध्यम से हमारे देश में जो आर्थिक विकास है वो संतुलित हो जाएगा और समावेशी हो जाएगा। तो इन 4-5 उद्देश्यों के मद्देनज़र पीएसएल को लाया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब पीएसएल को जब लाया गया था, तो इसका एक लंबा इतिहास क्रम है। ऐसा नहीं कि अचानक से पीएसएल को ले आया गया। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसके अगले 3 वर्षों के बाद पीएसएल की औपचारिक औपचारिक शुरुआत की गई थी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 1972 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ। फिर 1980s में कमज़ोर वर्गों पर विशेष जोर दिया गया। फिर हम 2015 से 2020 तक ये देखते हैं कि कई सारे पीएसएल के लक्ष्यों में और इसके वर्गीकरण में सुधार किए गए और हाल में जो आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो पीएसएल का एक और अगला अध्याय के रूप में सामने आता है। तो दोस्तों पीएसएल के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तब जाके हम ये समझ पाएँगे कि कैसे पीएसएल हमारे देश के आर्थिक विकास को ज़्यादा संतुलित बना पाएगा और ज़्यादा समावेशी बना पाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए पीएसएल में आपको कृषि शामिल दिखती है। कृषि में ऋण प्रदान करना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के एक क्षेत्र में से है। इसके अलावा एमएसएमई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। फिर आपको निर्यात के लिए पीएसएल के तहत ऋण प्रदान किए जाते हैं, शिक्षा के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं, आवास के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। हमारे देश में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं, जैसे स्कूल हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं ना। फिर उसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे आसपास जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा वर्तमान भविष्य की हमें जो ऊर्जा के तौर पे सामने आ रही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में अगर ऋण प्रदान किए जाएँगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में आगे बढ़ेगा और हम एक ऐसे ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर पाएँगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा और हमारी ज़रूरत को पूरा भी करेगा। इसके अलावा पीएसएल में जो आखिरी घटक है वो है कमज़ोर वर्ग। तो कमज़ोर वर्गों को भी पीएसएल के तहत कुल ऋण का एक निश्चित भाग प्रदान किया जाता है। तो पीएसएल के कुल 8 क्षेत्रक हैं। इन 8 क्षेत्रकों के माध्यम से हमारे देश में आर्थिक विकास को समावेशी और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। अगर हम पीएसएल के लक्ष्यों की बात करें दोस्तों, तो ये लघु वित्त बैंक और वाणिज्यिक बैंक इन दोनों के लिए अलग-अलग है। जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो लक्ष्य है वो जो टोटल उनका ऋण होता है उसका 40% है और इस 40% का 10% केवल आप देखेंगे कमज़ोर वर्गों को दिया जाता है। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया है नेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसका मतलब आप आसान भाषा में ऐसे समझें कि बैंक जो है ग्राहकों को जितना ऋण देती है, उस कुल ऋण का 40% जो है वो उसको पीएसएल के तहत प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, जो हमारे आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 जो है, उस 1934 के शेड्यूल 2 में शेड्यूल माफ़ कीजिएगा शेड्यूल 1 है या शेड्यूल 2 आप एक बार कन्फर्म कर लें, तो आरबीआई एक्ट में ये रजिस्टर्ड होता है, शेड्यूल्ड होता है, हम इसलिए इसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में एससीबी कहते हैं। तो जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उनके लिए पीएसएल का जो लक्ष्य है वो 40% है कुल ऋण का और जो लघु वित्त बैंक है, उनके लिए पहले 75% ये जो था वो पीएसएल था कि उनको कुल ऋण का 75% पीएसएल में देना है। लेकिन वर्तमान में जो दिशा निर्देश आरबीआई ने जारी किए हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, उसमें को जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, उसका 75% से घटा के 60% कर दिया गया है। यानी कि अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अपने टोटल जो उनका ऋण है, उसका 60% ही वो पीएसएल में देंगे। पहले ये 75% अपने कुल ऋण का देते थे पीएसएल में। यानी अगर ₹100 वो ऋण दे रहे हैं, तो ₹100 का ₹75 जो है वो पीएसएल में यानी कि जो 8 क्षेत्रों की मैंने बात की, कृषि हो, एमएसएमई हो, कमज़ोर वर्ग हो, शिक्षा हो, आवास हो, निर्यात के लिए ऋण हो, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता था। तो पीएसएल का जो लक्ष्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब पीएसएल के लिए एक प्रमाण पत्र भी जारी होता है। दरअसल बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो अपने पीएसएल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। मान लीजिए 40% कमर्शियल बैंक को ये अपना लक्ष्य पूरा करना है, 40% जो ऋण है वो पीएसएल में देना है। लेकिन अगर उन्होंने 38% ऋण ही पीएसएल में दिया, ठीक है? तो इसका मतलब जो अगला 2% है, वो 2% के लिए वो किसी दूसरे बैंक से पीएसएल जो सर्टिफिकेट है वो खरीद लेते हैं। अब किसी बैंक ने 2% कम दिया तो हो सकता है किसी बैंक ने 42% दिया हो, 2% ज़्यादा पीएसएल में ऋण दे दिया हो। तो जो ये एक्स्ट्रा 2% है, उस एक्स्ट्रा 2% को ये वाला बैंक परचेज़ कर लेगा और इससे इसका भी 40% का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और दूसरे वाले बैंक का भी 40% का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो जो बैंक है वो पीएसएल का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने पर ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और ये एक बाज़ार आधारित तंत्र होता है। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से जो पीएसएल सर्टिफिकेट होता है वो खरीदता रहता है।
इससे लाभ हमें ये देखने को मिलता है, जो बैंकिंग है, बैंकिंग व्यवस्था है, उसकी दक्षता में सुधार आता है और संसाधनों का बेहतर आवंटन होता है। जो बैंक है अपने लक्ष्यों को भी पूरा कर लेते हैं और लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ जो उनकी भूमिका है, एक वित्तीय प्राधिकारी के रूप में वो भी अपनी अपनी भूमिका को भी निभा लेते हैं। तो पीएसएल प्रमाण पत्र एक बहुत ही इनोवेटिव टूल है इस दिशा में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पीएसएल को समझने के बाद कि आरबीआई के जो नवीनतम दिशा निर्देश हैं पीएसएल के संबंध में, उसमें क्या-क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो अगर हमने पीएसएल को ध्यान से समझ लिया है, तो हम इन चेंजेस को आसानी से समझ सबसे पहला जो परिवर्तन है, वो ये किया गया है कि अनुपालन में वृद्धि कर दी गई है और इसके लिए जो बाहरी लेखा परीक्षक है, उसका अनिवार्य प्रमाणन ज़रूरी हो गया है। तो क्या बदला गया इसको समझिए। अब जो बैंक हैं, उनको पीएसएल के अनुपालन हेतु एक बाहरी लेखा परीक्षक से प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा। यानी बैंक अब इंटरनली किसी लेखा परीक्षक को अपॉइंट नहीं कर सकता, किसी बाहरी लेखा परीक्षक से उसको सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा कि उसने अपने पीएसएल का अनुपालन अच्छे से किया है, जो 40% का लक्ष्य था, उसको पूरा किया है। जो एनएसडीसी जैसी संस्थाएँ हैं, उनके लिए सीएजी पैनल में शामिल एक लेखा परीक्षक आवश्यक है। ठीक बात है? तो ये पहला चेंज किया गया है जिसमें एक बाहरी लेखा परीक्षक के माध्यम से प्रमाणन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर दूसरा ये परिवर्तन किया गया है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनके पीएसएल लक्ष्य में संशोधन किया गया है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की। पहले एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएसएल में देना अनिवार्य था। अब इसको कम करके 60% कर दिया गया है। यानी पहले 100 में से ₹75 वो पीएसएल में देते थे ऋण के तौर पे और अब 100 में से ₹60 वो ऋण के तौर पे पीएसएल में देंगे। इसका महत्व ये है दोस्तों कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनके परिचालन में, उनके ऑपरेशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। साथ ही साथ उनको अपना जोखिम प्रबंधन में भी सुधार करने का मौका मिल जाएगा और इससे हमारे देश के बैंकिंग व्यवस्था में ज़्यादा वित्तीय स्थिरता आएगी और ये वित्तीय स्थिरता जो होगी वो दीर्घकालिक होगी, एक लंबे टाइम तक ये स्थिरता रहेगी। तीसरा परिवर्तन ये किया गया है कि ग्रामीण ऋण को बढ़ावा दिया गया है। जो एनएसडीसी का समावेश है, उसको किया गया है। एनएसडीसी का मतलब होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जो नया प्रावधान है, वो ये कहता है कि अगर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कोई ऋण दिया गया है और यदि वह सहकारी समितियों को आगे ऋण देने के लिए दिया गया है, यानी कि अगर सहकारी समिति को ऋण देने के लिए एनएसडीसी को पहले ऋण दिया गया है, माफ कीजिए एनसीडीसी को पहले ऋण दिया जा गया है, तो इस ऋण को पीएसएल के तहत माना जाएगा। ठीक है? अगर आपने नहीं समझा तो फिर से समझिए कि अगर सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए एनएसडीसी को कोई ऋण दिया गया है और ये एनएसडीसी अब सहकारी समितियों को ऋण देंगे, तो जो एनएसडीसी को ऋण दिया गया है, वो भी अब पीएसएल के अंतर्गत आएगा, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसका महत्व ये है कि सहकारी क्षेत्र को संस्थागत ऋण अब पहले से मिलेंगे ज़्यादा अच्छे से, साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इससे कृषि और ग्रामीण एमएसएमईज़ को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इसके अलावा नया एक और परिवर्तन ये किया गया है कि को-लेंडिंग की व्यवस्था को अनुमति दे दी गई है। यानी जो बैंक्स हैं वो अपने पीएसएल लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए एनबीएफसीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनबीएफसीज़ के साथ अपना एक जॉइंट जो है वो सह ऋण व्यवस्था अपना सकते हैं। यानी कि वो एनबीएफसीज़ जो हैं उनको कुछ ऋण देंगे और फिर इन इसके माध्यम से जो एनबीएफसी है वो उसके माध्यम से भी जो पीएसएल है उसके मानदंडों को पूरा किया जाएगा। तो इसका महत्व ये है दोस्तों कि इससे लास्ट माइल तक ऋण पहुँच जाएगा। हमारे समाज के अंतिम नागरिक तक ऋण की पहुँच सुनिश्चित हो पाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा। साथ ही साथ-साथ जो एनबीएफसीज़ हैं, उनकी क्षेत्रीय विशेषज्ञता का उपयोग भी हो पाएगा। तो बैंक अपने पीएसएल लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु अब एनबीएफसीज़ के साथ को-लेंडिंग कर सकते हैं। एनबीएफसीज़ भी लेंडिंग करेगी और बैंक भी लेंडिंग करेगी। तो को-लेंडिंग की जो व्यवस्था है, वो अपनाने की अनुमति वर्तमान जो दिशा निर्देश है, उसके माध्यम से दिया गया है। इसके अलावा निर्यात ऋण को पीएसएल में शामिल किया गया है। अब इसमें देखिए निर्यात तो ऑलरेडी था, पहले से पीएसएल में शामिल। यहाँ पे नया चेंज क्या किया गया है कि अगर कृषि और एमएसएमईज़ को दिया गया निर्यात ऋण मतलब कृषि के क्षेत्र में और एमएसएमईज़ के क्षेत्र में अगर ऋण दिया गया है और ये ऋण निर्यात के पर्पज़ से दिया गया है, तो उसको भी पीएसएल के रूप में अब मानना पड़ेगा। ठीक है? इससे इसका महत्व ये है कि ये हमारे देश के अंदर निर्यात को बढ़ावा देगा, हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की जो हमने बात करी है, उस आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। साथ ही साथ जो छोटे निर्यातक हैं, उनको संस्थागत समर्थन भी मिलेगा। तो कृषि और एमएसएमईज़ को अब जो निर्यात के लिए ऋण दिया जाएगा, वो भी पीएसएल के रूप में मान्य होगा, जो पहले नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से जो वर्तमान दिशा निर्देश हैं, ये हमारे देश में सामाजिक उद्देश्य और बैंकिंग स्थिरता के बीच एक संतुलन को स्थापित करते हैं। ये सुधार
पीएसएल को मात्र लक्ष्य आधारित व्यवस्था से आगे ले जाकर एक परिणाम आधारित व्यवस्था और एक पारदर्शी तंत्र बनाने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक बात है? अब एसएफ-20 को जो 75% से कम करके 60% लाया गया है, तो इससे होता ये है कि एसएफ-20 को जो पहले जोखिम ज़्यादा थे, अब ये जोखिम एसएफ-20 के कम होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें हमें वित्तीय स्थिरता भी देखने को मिलेगी और ये स्थिरता अल्पकालिक नहीं बल्कि स्थिरता जो है वो दीर्घकालिक होगी, ये स्थिरता लंबे समय तक चलेगी। तो इस तरीके से आज की चर्चा में हमने पीएसएल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, हमने उसके बारे में बात की और हमने नए दिशा निर्देशों के बारे में बात की कि इसमें क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं और कैसे ये हमारे देश में एक पारदर्शी और एक ज़्यादा जवाबदेह पीएसएल व्यवस्था को आगे लेके जाएँगे। तो दोस्तों इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, जो है कि आरबीआई के पीएसएल ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इस 4 स्टेटमेंट्स में से कौन-सा सही है आपको चुनना है और इसका जो आंसर है अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप इस पीपीटी को डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप राहुल शर्मा करंट अफेयर्स चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का चैनल है और इसका जो लिंक है मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा ये जो सेशन था मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर अपने दोस्तों में शेयर भी करें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उस पे अपडेट्स आ जाता है और सारी वीडियो के पीडीएफ वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।